तो शुरू करते हैं आज के थीम्स एनालिसिस से फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। इसमें कुछ की कंसेप्ट्स के बारे में या की थीम्स के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले पीएम मोदी ने हाईलाइट किया है कि मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ नॉट प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड इन की ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, जितने भी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस है लाइक G7 हो गया, G20 हो गया, इसमें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है वर्ल्ड के सभी जो भी कंट्रीज़ हैं उनकी। उसके अलावा उन्होंने ये भी बोला दैट ही कॉल्स फॉर रिफॉर्म्स इन ग्लोबल गवर्नेंस so that developing countries of global south specifically get a greater role in decision making. So he also wants a greater role of the global south countries in decision making. अब यूपीएससी के एस्पेक्ट में बात कर लें तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो रेलेवेंस है आपका, ये जो मैंने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया है कि यूएन रिफॉर्म्स एंड इंडियाज़ क्वेस्ट फॉर अ परमानेंट सीट इन यूएनएससी, ये मेंस में जीएस पेपर 2 में पूछा जा सकता है कि इंडिया जो है उसकी वो परमानेंट सीट का डिमांड करता है। ठीक है, और आज भी उसकी डिमांड है, क्वेस्ट है एक तरीके से। तो उससे रिलेटेड आप नोट्स बना सकते हैं बिकॉज दिस विल हेल्प यू इन मेंस आंसर राइटिंग। ठीक है, उसके अलावा टेररिज्म कंसर्न्स पे भी बात हुई है दैट देयर इज़ एन एम्फेसिस ऑन फाइटिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। डिक्लेरेशन कंडेम्ड terrorism in the strongest terms and also urged early adoption of Comprehensive Convention on International Terrorism CCIT. Specific condemnation of the Pahalgam terror attack को भी मेंशन किया गया था यहाँ पर। सो यूपीएससी के बेसिस में अगर हम रेलेवेंस की बात करें तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स है उसके ऊपर आप नोट्स बना सकते हैं। फिर CCIT जो है दैट इज़ कन्वेंशन कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, इस पे आप क्या कहते हैं इंडिया ने जो भी कन्वेंशंस प्रपोज किए हैं एट UN, इस पे आप नोट्स बना सकते हैं। सो ये यहाँ पर पहलगाम टेरर अटैक की बात की गई है। अब यूपीएससी के रिलेवेंस में अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स के ऊपर आप नोट्स बना सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। ठीक है, उसके अलावा CCIT क्या है मैंने आपको पहले ही बताया, दैट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। अब इसमें भी जो इंडिया ने कन्वेंशंस प्रपोज किए हैं एट UN, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, उसके अलावा ग्लोबल साउथ एंड डबल स्टैंडर्ड्स की भी बात की गई है दैट पीएम मोदी क्रिटिसाइज डबल स्टैंडर्ड्स इन द ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। So many nations still lack a seat at the decision making table of the global economy and politics. He basically mean for UNSC के बारे में ये बात कर रहे हैं अभी। उसके अलावा he also states that 2/3 of humanity lack representation in institutions built in the 20th century. अब यूपीएससी के केस में रेलेवेंस इस जो मैंने आपको थीम बताया है ग्लोबल साउथ एंड डबल स्टैंडर्ड से रिलेटेड, वो ये है कि ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर्स के बारे में आप लिख सकते हैं जितने भी लाइक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, उसमें इंडिया का क्या रोल है, डिप्लोमेटिक रोल है, डिप्लोमेटिक बेसिस पे आप नोट्स बना सकते हैं। दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर नोट्स मेकिंग और इवनली फॉर एसे राइटिंग ऑल्सो। इनइक्वालिटी इन इंटरनेशनल गवर्नेंस के बारे में आप बोल सकते हैं। ठीक है, एंड यू कैन राइट अबाउट द ग्लोबल साउथ सॉलिडेरिटी ऑल्सो। अब यूपीएससी के बेसिस में इसमें सी प्रीलिम्स से तो सिर्फ हैंडफुल क्वेश्चंस ही आ सकते हैं। जैसे ये पूछा जा सकता है दैट विच कंट्रीज़ आर अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स में कौन सी कंट्रीज़ हैं, या कोई भी अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें ये पूछा जा सकता है कि क्या मतलब कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं, या कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म CCIT से रिलेटेड ये पूछा जा सकता है दैट इट इज़ रिसेंटली बीन सीन इन द न्यूज़, व्हाट डज़ इट मीन या व्हाट इज़ इट रिलेटेड टू, तो ये ब्रिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, या ये हो सकता है कि विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइंड ब्रिक्स एज अ न्यू मेंबर। ठीक है, इस तरीके से फिल्म बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब मेंस पे आ जाएं तो मेंस में आपको मैं बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं दैट ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स आर एसेंशियल फॉर अ जस्ट इंटरनेशनल ऑर्डर, डिस्कस इन द लाइट ऑफ इंडिया स्टैंड्स एट मल्टीलैटरल
forums like BRICS. तो इंडिया का स्टैंड क्या है इस तरीके से, बेसिकली मैं आर्टिकल पढ़ती हूँ, मैं न्यूज़ पढ़ती हूँ और एनालाइज करके आई यूजुअली मेक क्वेश्चंस आउट ऑफ इट कि इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं. उसके अलावा एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रिक्स इन एम्पलीफाइंग द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ. ब्रिक्स का क्या रोल है ग्लोबल साउथ में, ठीक है, और ग्लोबल साउथ के जो भी नेशंस हैं उनको स्ट्रेंथन करने में ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा इवेल्युएट इंडियाज़ कंसर्न ओवर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड इट्स एडवोकेसी फॉर CCIT. ब्रिक्स एक्सपेंशन सिग्नल्स अ शिफ्टिंग ग्लोबल ऑर्डर. एलैबोरेट, ये भी क्वेश्चन आ सकता है. इवेल्युएट इंडियाज़ कंसर्न ओवर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड इट्स एडवोकेसी फॉर CCIT. सो दीज क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट. आप इस पर थोड़ा सा नोट्स बना लीजिएगा क्योंकि एनी हाउ दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू ओनली. So next topic is no change in the instructions for voter list revision in Bihar as said by Election Commission. So basically अगर हम यहाँ पर बात करें तो बात हो रही सबसे पहले तो स्पेशल समरी रिवीजन के बारे में, दैट इज़ SSR के बारे में बात हो रही है. SSR को SIR भी कहते हैं. SIR इज़ स्पेशल इंटेंसिव रिविजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स. So the Election Commission of India ECI clarified that there is no longer in instructions for the ongoing special intensive revision, that is SIR, of electoral rolls in Bihar. So SIR in Bihar is progressing as per ECI's order dated 24 June 2025. Purpose क्या है? Facilitate people to enroll themselves as voters. People can submit documents till 25 July 2025. For those who are failing to do so would get an opportunity during the hearing and objections period. ठीक है, यानी कि जो लोग फेल हो जा रहे हैं to submit the documents, they will get opportunity during hearing and objections period. अब इस पे कुछ पॉलिटिकल एलिगेशंस भी उठ रहे हैं, लाइक पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो अपोजिशंस जो हैं वो एली कर रहे हैं दैट इलेक्शन कमीशन हैज़ बैक ट्रैक्ड अंडर द प्रेशर रिगार्डिंग वोटर लिस्ट रिविजन. और ये भी क्लेम हो रहा है दैट इलेक्शन कमीशन काउंटर्ड एलिगेशंस कॉलिंग सच एज स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट और मिसलीडिंग. उसके अलावा ये भी पॉलिटिकल एलिगेशंस लग रहे हैं ऑफ द ऑपोजिशन पार्टीज दैट EC क्लैरिफाइड दैट एग्जिस्टिंग वोटर्स कैन प्रूव देयर आइडेंटिटी इवन आफ्टर सबमिटिंग फॉर्म 45 एंड प्रोसीजर्स रिमेन अनचेंज्ड. अब स्केल ऑफ एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो इन पास्ट 4 months 4,123 EROs, that is electoral registration officers, and 7,165 DEOs, that is district election officers, 775 district election officers, and around 28,000 meetings with political parties and civil society representatives conducted for awareness. So ये अवेयरनेस के लिए कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स पास्ट 4 months में कंडक्ट किए गए थे. EC invited all recognized political parties to give inputs or raise concerns. अब इलेक्टोरल रोल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कंटेक्स्ट के बारे में अगर हम बात करें तो इलेक्टोरल रोल्स आर रिवाइज्ड अंडर प्रोविजंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट. यानी इलेक्टोरल रोल्स जो है वो उनका जो रिवीजन है दैट इज़ मेंशन्ड अंडर RPA एक्ट 1950. SSR and SIR ensure accuracy of rolls, inclusion of new voters, removal of ineligible names, vital for free and fair elections. अब UPSC के इसमें क्या रिलेवेंस है, यूपीएससी से रिलेटेड क्या रिलेवेंस है इसका? तो सबसे पहले तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हैं, ठीक है, अब ये इलेक्टोरल रिफॉर्म से जो क्वेश्चंस आएंगे ना ये मेंस बेस्ड आएंगे, प्रीलिम्स में नहीं आने वाले. जो प्रीलिम्स में आ सकते हैं वो आपका EC से आ सकता है, इलेक्शन कमीशन से आ सकता है, ठीक है, उसका कॉम्पोजिशन पूछ सकते हैं. फंक्शंस पूछ सकते हैं, फिर रोल्स क्या हैं, इलेक्टोरल रोल्स क्या हैं.
इलेक्शंस के पहले, इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन के बाद उसके क्या रोल्स रहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये प्रीलिम बेस्ड है, ठीक है। और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो मैंने आपको बताया दैट इज़ मेंस बेस्ड। सो दिस इज़ अ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बेसिकली ये पार्ट बनाता है जीएस पेपर 2 का, पॉलिटी एंड गवर्नेंस में। और उसके अलावा ये इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं दैट व्हाट इज़ द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विथ रिस्पेक्ट टू एसआईआर और एसएसआर, ठीक है। इलेक्टोरल रोल मैनेजमेंट, वोटर राइट्स एक्सेट्रा, इस तरीके से आ सकते हैं। अब मेंस बेसिस पे अगर हम प्रॉबेबल क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो डिस्कस द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन इंश्योरिंग एक्यूरेसी एंड इंक्लूसिवनेस ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। उसके अलावा और क्या क्वेश्चन आ सकता है दैट इलेक्टोरल रोल रिविजन इज़ क्रूशल फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, एग्जामिन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीसेंट डेवलपमेंट्स इन बिहार, हाउ डू पॉलिटिकल एलिगेशंस ओवर इलेक्टोरल रोल रिविजन इम्पैक्ट पब्लिक ट्रस्ट इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। प्रीलिम्स में मैंने आपको बता ही दिया है कि एसएसआर एसआईआर से रिलेटेड आ सकते हैं, उसके अलावा ईसी से रिलेटेड आ सकते हैं। फिर ये भी पूछा जा सकता है कि जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं वो किन में मैंशनड हैं, ठीक है। सो दिस इज़ मैंशन इन आरपीए एक्ट 1950। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, दैट इज़ वाई दिस न्यूज़ आई हैव कवर्ड। नेक्स्ट इज 2 pressurized heavy water reactors in Gujarat built indigenously granted license to operate. So the Atomic Energy Regulation Board AERB, अब AERB पे थोड़ा कंसेप्चुअल नोट्स बना लीजिएगा कि इनके जो मेंबर्स होते हैं वो कैसे इलेक्ट होते हैं, ठीक है। सिलेक्शन क्या होता है, इज़ इट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और इज़ इट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, इस तरीके से आप ढूंढ सकते हैं। उसके अलावा ये कॉम्पोजिशन के अलावा फंक्शंस क्या हैं, रोल क्या है, विद द पैसेज ऑफ बिल्स एंड सम टेकिंग एक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशंस, इस तरीके से आप नोट्स बना सकते हैं। सो इट हैज़ ग्रांटेड न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड लाइसेंस टू ऑपरेट टू इंडिजिनियसली डेवलप्ड 700 megawatt pressurized heavy water reactors at Karkrapar Atomic Power Station, CAPS in Gujarat. So the AERB has concluded the design and commissioning safety reviews and issued the license for operation of units 3 and 4 of CAPS. A statement from regulator said license for a period of 5 years was handed over to the NPCIL. अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, फिजन एंड फ्यूजन। मैं ये कंसेप्चुअल बेसिस पे बोल रही हूँ, बार बार बोलती हूँ, इस पर नोट्स बनाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो उसमें से जो प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे तो आप कंसेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। अभी रिसेंट में आप देख रहे हो कि ये जो एनर्जी सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है और साथ में जो स्पेस सेक्टर है, इस पर काफ़ी फोकस हो रहा है। फिर स्कीम्स में आपका जो वुमेन बेस्ड चाइल्ड बेस्ड जो स्कीम्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस हो रहा है। उसके अलावा हेल्थ सेक्टर बेस्ड जो है, न्यूट्रिशन बेस्ड जो स्कीम्स आ रही हैं, इन पे ज़्यादा फोकस है। अभी फार्मर रिलेटेड स्कीम्स पे ज़्यादा फोकस नहीं है गवर्नमेंट का। तो अगर आप फोकस्ड वे में स्टडी करोगे, इस तरीके से अगर अपनी जो प्रिपरेशन है उसको आप अगर डायरेक्ट करोगे सही डायरेक्शन में, तो आपका जो सिलेक्शन है वो हो सकता है, ठीक है। तो the CAPS 3 reactor had received permission to operate at full power in August 2023, while the CAPS 4 unit received it in August 2024 as a part of Phase C commissioning of the project. Rigorous reviews के बारे में अगर हम बात करें तो since the 700 MWE reactor was the first of its kind, the licensing process involved rigorous multi-tiered safety reviews and assessment of the reactor design covering the entire life cycle in multiple stages from siting and construction of to the commission of at the full power. अब इसमें मेंस बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है दैट इंडियाज़ इंडिजीनियस डेवलपमेंट ऑफ 700 MWE pressurized heavy water reactor marks a significant milestone in self-reliance in nuclear technology. Discuss the technological and strategic significance of this achievement. उसके अलावा explain the role of
pressurized heavy water reactors in India's nuclear energy program. What are their advantages over other reactors? And also mention the cons of it. Discuss the challenges involved in design, safety assessment and commissioning of indigenous water reactors in India. सॉरी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन इंडिया. अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेफ्टी असेसमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी सेक्टर है और उसमें भी न्यूक्लियर एनर्जी, इसके ऊपर ये क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है. दैट डिस्कस द चैलेंजेस इन्वॉल्व इन डिज़ाइन, सेफ्टी असेसमेंट एंड कमीशनिंग ऑफ इंडिजिनियस न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन इंडिया. मैं फिर से ये क्वेश्चन मेंशन कर रही हूँ आपको. उसके अलावा ये भी आ सकता है, हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्लीट मोड कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर power plants for India's energy security and climate goals. So fleet mode जो है आपका construction of nuclear power energy, this is also very important. ठीक है, सो आप नोट्स बनाइए विथ रिस्पेक्ट टू दिस बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करता है. ओके. एंड लास्टली मैं आपको ये बताना चाहूँगी, AERB जो बोर्ड है, जो रेगुलेटरी बॉडी है, जो रेगुलेटरी बोर्ड है, उस पर ज़रूर नोट्स बना लीजिएगा. उसके कॉम्पोजिशन फंक्शंस और रेगुलेटरी जो फंक्शंस हैं उससे रिलेटेड, और क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, उसका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है उसके क्रिएशन के. सो यू नो दीज ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. उसका सिग्निफिकेंस क्या है. सो नेक्स्ट इज़ 2 केरला डिस्ट्रिक्ट्स स्ट्रेंथन विजिलेंस अगेंस्ट द निपा वायरस इन्फेक्शन. अब यहाँ पर निपा वायरस जो इन्फेक्शन है वो इम्पॉर्टेंट है. अब इसमें इंपॉर्टेंस क्या है यूपीएससी से रिलेटेड. देखो ये न्यूज़ तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट इसमें कुछ अगर हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो सबसे पहले जो पलक्कड़ गैप है, ठीक है, वो वेस्टर्न घाट्स में पड़ता है. उसे मैप में आपने मार्क कर लेना है, ठीक है. उसके अलावा अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल बेसिस पे देखें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल बेसिस पे आपको क्या करना है कि आपको जो निपा वायरस है उसके ऊपर कंसेप्चुअल नोट्स बनाने हैं. तो निपा वायरस की हिस्ट्री क्या है, ओरिजिन क्या है, ठीक है, कहाँ से वो किस एनिमल से ओरिजिनेट हुआ है, साथ में वैक्सीन्स क्या क्या डेवलप हुई हैं, ठीक है, और सेफ्टी नॉर्म्स क्या हैं इससे रिलेटेड. तो इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और ये भी आप जान सकते हो कि हर साल ये सदर्न स्टेट्स में ही सबसे ज़्यादा क्यों फैलता है, स्पेसिफिकली केरला, तमिलनाडु. लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि ये इन्हीं स्टेट्स में फैला था. तो इस तरीके से आपको थोड़ा रिसर्च वर्क करना है और एक कंसेप्चुअल नोट्स बनाने हैं, ठीक है, हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड, क्योंकि मेंस में भी पूछा जा सकता है कि इस टाइप के वायरस से इंडिया को निपटने के लिए क्या प्रिपेयर्डनेस रखनी चाहिए. इस टाइप के क्वेश्चन जो इस थीम बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछे जा सकते हैं. सो हमेशा याद रखिएगा कभी भी अगर पेपर अगर आपको देना हो तो थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है. थीम से क्या पूछा जा रहा है, क्या डायरेक्शन है पूछने का, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ द न्यू बैटल चैलेंज फॉर चाइना पाकिस्तान कोलिजन. स्ट्रेटजिक कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें तो चाइना एंड पाकिस्तान आर इंक्रीजिंगली कोऑर्डिनेटिंग मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिकली अगेंस्ट इंडिया. तो ये एक बताया जा रहा है कि डिप्लोमेटिकली दे आर गेटिंग इंगेज एंड मिलिट्री बेसिस पे भी इंगेजमेंट हो रहा है, इन लोगों का कोऑर्डिनेशन हो रहा है अगेंस्ट इंडिया. सो द सिनर्जी एक्सटेंड्स बियॉन्ड ट्रेडिशनल बैटलफील्ड कोऑपरेशन, that is diplomatic signaling, psychological operations, ISR, that is intelligence, surveillance and reconnaissance. Intelligence, surveillance and reconnaissance. And also tactical integration of military hardware. अब मिलिट्री डायमेंशंस की अगर हम बात करें तो हार्डवेयर इंटीग्रेशन में चाइनीज़ ओरिजिन इक्विपमेंट डिप्लॉयड इन पाकिस्तान, ठीक है, दिस इज़ बेसिकली हार्डवेयर इंटीग्रेशन. इसके बारे में भी बताया जा रहा है कि चाइनीज़ ओरिजिन इक्विपमेंट्स जो हैं दैट इज़ बीन डिप्लॉयड इन पाकिस्तान. और उसके अलावा एडवांस चाइनीज़ प्लेटफॉर्म्स इंटीग्रेटेड इनटू पाकिस्तान्स ऑपरेशनल प्लान्स. फॉर एग्जांपल J10C fighter jets, J35 stealth fighters and KJ500 AEW and C एयरक्राफ्ट. तो ये जो एयरक्राफ्ट है ये चाइनीज़ एयरक्राफ्ट है जिनका डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान के ऑपरेशनल प्लान्स में है. उसके अलावा ISR कोलैबोरेशन की अगर हम बात करें दैट इज़ इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड
रिकॉनेसेंस। उसकी अगर हम बात करें तो जॉइंट चाइनीज़ पाक ISR efforts complicate India's battlefield surveillance. Shared data on Indian deployments enhances real-time tactical coordination. One front to two front threat. China and Pakistan's collision threatens India and with stimulus two front conflicts. डिप्लोमेटिक एंड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की अगर हम बात करें तो चाइना refrained from condemning the Pahalgam terror attack that was held in April 2024, signaling tacit for support for Pakistan. मतलब बेसिकली ये लोग बताना चाह रहे हैं कि एक सपोर्ट ये लोग दे रहे हैं पाकिस्तान को, और उन्होंने रिफ्रेन कर लिया था फ्रॉम कंडेमनिंग द पहलगाम टेरर अटैक। उसके अलावा चाइना रेस्ड कश्मीर एट द UN सिक्योरिटी काउंसिल, मतलब कश्मीर का जो मुद्दा है उसे UN सिक्योरिटी काउंसिल 2019 में उठाया गया था, एंड कंटिन्यूज सिमिलर डिप्लोमेटिक सपोर्ट। डिजिटल प्रोपोगेंडा की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ISPR स्प्रेड्स एंटी इंडियन नैरेटिव्स। Chinese media amplifies Pakistani messaging and aims to keep India diplomatically off balance and under strategic pressures. Emerging battlefield realities की यहाँ पर बात की गई है तो China Pakistan collision creates faster decision cycles, difficulties for India in predicting battlefield moves, greater operational coordination against India, new one front reinforced threat, even localized conflicts on one border can now carry risk of simultaneous action on another. So India's strategic challenges की भी यहाँ पर बात की गई। strategic challenges जो हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहला है फोर्स मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है कि देयर इज़ अ नीड फॉर फास्टर इंडक्शन ऑफ मॉडर्न ISR सिस्टम्स, प्रिसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़, स्टेल्थ एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टूल्स। अब ये यहाँ पर स्टेल्थ वॉरफेयर टूल्स की बहुत बात हो रही है। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, स्टेल्थ वॉरफेयर टूल्स, स्टेल्थ नेवी इक्विपमेंट्स, नेवी बोट्स, नेवी शिप्स, तो इनकी बात बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो व्हाट आर स्टेल्थ वॉरफेयर टेक्निक्स, ये आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये एक की टर्म है जो कि जिस पे कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, और स्टेल्थ जो आपके आर्म्ड व्हीकल्स हैं या वॉरफेयर टेक्निक्स हो गई या जो भी आर्म्स हैं, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी, इन तीनों में जो भी अगर स्टेल्थ इक्विपमेंट्स हैं तो ये आपको इस पे भी नोट्स बनाने होंगे। ठीक है, कौन कौन से, बिकॉज ये 3 लाइनर क्वेश्चंस में आ सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए पूछ लिया कि एक स्टेल्थ टेक्निक से बना है, ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग की अगर हम बात करें तो इंडिया मस्ट काउंटर जॉइंट फिजियोलॉजिकल ऑपरेशंस एंड डिप्लोमेटिक मैसेजिंग, डिटरेंस पॉस्चर की भी बात की गई है। इंडिया में नीड फ्लेक्सिबल रिटेलिएशन ऑप्शंस, एग्जाम्पल वाटर ट्रीटीज़, इकोनॉमिक मेजर्स एक्सेट्रा। अवॉइडिंग एस्केलेशन वाइल स्ट्रेंथनिंग डिटरेंस, इंडिया सीक्स टू अवॉइड फुल स्केल वॉर। ये इंडिया के बेसिक जो हैं स्ट्रैटेजिक चैलेंजेस हैं। ठीक है, अब फ्यूचर इम्प्लीकेशंस की भी बात की गई है यहाँ पर। तो कोल्यूजन लाइकली टू परसिस्ट एज अ न्यू नॉर्मल। China Pakistan joint efforts might shape international narratives against India, challenge India's capacity to fight simultaneous conflicts. उसके अलावा ये भी बात की कि इंडिया स्ट्रेटेजिक कैलकुलस नाउ डिमांड्स मल्टी डोमेन deterrence, rapid mobilization capabilities, higher diplomatic engagement with global partners. So इस तरीके की बात की गई है। This is the new normal strategy corollary. ठीक है, अब यूपीएससी के एस्पेक्ट में क्या इंपॉर्टेंस है तो कुछ कीवर्ड्स मैं आपको बता दे रही हूँ। 2 फ्रंट वॉर हो गया, चाइना पाकिस्तान कोलिजन हो गया, ISR का इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, और उसके अलावा मैंने जो आपको स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है इसके बारे में बताया था वो इम्पॉर्टेंट है।
आप यूपीएससी में ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है, विद रेफरेंस टू डिफेंस एंड सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस दैट डिस्कस द implications ऑफ चाइना पाकिस्तान collision for India's diplomatic and security posture. How does China's diplomatic signaling influence the strategic balance in South Asia? ये भी आ सकता है. Examine the role of information warfare in shaping India's security environment. So this is very important. Security basis पे ऐसे पूछ सकते हैं that analyze the challenges posed to India by a potential two-front war scenario with China and Pakistan. Then they can ask, evaluate India's preparedness to tackle simultaneous threats along its northern and western borders. Discuss the significance of ISR and tactical coordination modern warfare. तो इस तरीके के क्वेश्चंस यूपीएससी के रेलेवेंस में आ सकते हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ द खेलो भारत नीति एज अ बिकन ऑफ इंडियन फुट. सो बात करते हैं इस आर्टिकल के बारे में. द आर्टिकल द खेलो भारत नीति एज अ बिकन ऑफ इंडियन फुटबॉल by Kalyan Chaube emphasizes on the transformative potential of India's national sports policy 2025 for football. India aspires to become a global sporting power inspired by the success of nations like Qatar and China in leveraging sports for international prestige and soft power. The new sports policy focuses on excellence, grassroots development, talent identification, and aligning sports with national objectives such as youth engagement and national pride. तो बेसिकली यहाँ पर न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी के बारे में बात की जा रही है, जिसमें फोकस जो है वो एक्सेलेंस the focus is on excellence, grassroots development, talent identification, and aligning sports with national objectives such as youth engagement and national pride. A key area is integrating sports into education with schools and colleges becoming breeding ground for talent. तो यानी कि एजुकेशन को स्पोर्ट्स के साथ इंटीग्रेट करने की भी बात की जा रही है न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी में. द ए आई एफ एफ plans to build a large player pool through grassroots initiatives, focusing on U17, U20, and U23 levels to nurture future talent. Collaboration between AIFF and Ministry of Education under the National Education Policy is vital for embedding football into school curriculum. ठीक है. उसके अलावा ये भी हाईलाइट किया गया है दैट विथ रिस्पेक्ट टू ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पॉलिसी टू अलाउ फॉरेन बॉर्न प्लेयर्स ऑफ इंडियन ओरिजिन टू रिप्रेजेंट इंडिया, potentially boosting the national team's competitiveness. So this will boost the team's competitiveness. The article underscores the need for a systematic long-term vision to transform India into a sporting nation and making football an instrument of social and national development, ultimately contributing to India's sporting aspirations on the global stage. तो दूसरी बात ये भी की गई है कि OCI जो होते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, वो जो भी फॉरेन में बॉन्ड होते हैं तो बट दे आर ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो उनको अलाउ किया जाएगा टू रिप्रेजेंट इंडिया ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स. अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको बेसिक ध्यान क्या देना है. बेसिक ध्यान आपको ये देना है कि AIFF क्या है, ठीक है, और यूपीएससी के रिलेवेंस में आपको ये भी ध्यान देना है कि स्पोर्ट्स जो पॉलिसी है, न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है, वो हाउ विल इट बी द टर्निंग पॉइंट इन इंडियन स्पोर्ट्स, ओके, परफॉर्मेंस एंड ऑल्सो द परफॉर्मेंस ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन एट द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स. अब एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे करना चाहूंगी.
सो अगला टॉपिक है द स्क्वीज ऑन यूएस स्टूडेंट वीज़ाज इज़ इंडिकेटिव ऑफ राइट विंग डोमिनेंस. तो बेसिकली ये आर्टिकल जो है ये हाईलाइट करता है अबाउट यूएस वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस ड्रिवन बाय द राइट विंग पॉलिसीज दैट आर अफेक्टिंग द इंडियन स्टूडेंट्स. So, the extended vetting, delays in visa interviews, and proposed end of operational practical training, that is OPT, threaten Indian students' prospects, leading to rescind PhD offers and reduced admissions. This shift reflects rising US protectionism. US की जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है उसको ये डिफाइन करता है. एंड एंटी immigrant sentiments, particularly under the Trump administration. The situation signals geopolitical shifts impacting India-US people-to-people ties, talent migration and educational exchanges. अब यूपीएससी के एस्पेक्ट में इसका जो रिलेवेंस है वो इंडियन डायस्पोरा पे जो इफेक्ट पड़ेगा इसका, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस पे जो इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट है. और उसके अलावा जो स्टूडेंट की जो स्टडीज़ है वहाँ पर वो इम्पोर्टेंस होल्ड करती है. एंड सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट के बारे में भी ये काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है. सो दिस विल इम्पैक्ट सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑल्सो ड्यू टू द रिस्ट्रिक्शंस ऑन इमिग्रेशन पॉलिसीज़ ऑन इंडियाज़ ग्लोबल एंगेजमेंट. तो इस तरीके से कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस होल्ड करता है. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंडियाज़ डिप्लोमेसी इज़ मेजर्ड नॉट म्यूट. अब यहाँ पर जो बात हो रही है that on June 13, Israel struck Iranian targets in several provinces even as it continued its war against Hamas. Its conflict with Iran in an already unstable West Asia lasted 12 days. India's response to Israel-Iran conflict was cautious. India called for restraint and de-escalation to maintain peace in the region. So Prime Minister Modi has repeatedly expressed concern for humanitarian losses and has reiterated that this cannot be an era of war. Under his leadership, the Indian government has been quick to provide humanitarian aid when requested, voted in favor of permanent ceasefire in Gaza at the United Nations General Assembly, and swiftly evacuated its citizens from the conflict zones. So most recently, a part of Operation Sindhu, India evacuated citizen, mostly medical students, from Israel and Iran. So इस एस्पेक्ट में ऑपरेशन सिंधु बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए. ऑपरेशन सिंधु जो है दैट इज़ रिलेटेड टू इवैक्यूएशन ऑफ इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम ईरान, ओके, एंड इजराइल ऑल्सो. सो बेसिकली ये आर्टिकल जो है दिस एनालाइजेज इंडियाज़ कॉशंस एंड स्ट्रैटेजिक फॉरेन पॉलिसी amid the West Asian crisis. Notably, Israel strikes on Iran and continuing regional turmoil. इसके बारे में बात हो रही है. India under PM Narendra Modi has responded with restraint, calling for de-escalation while safeguarding the national interest also. अब नेशनल इंटरेस्ट क्या है कि वहाँ पर डेफिनेटली अगर वहाँ पर एस्केलेशंस जो हैं वो इंक्रीज़ होते, ठीक है, तो उसका इफेक्ट जो है वो ऑयल इंपोर्ट्स पे हैवीली पड़ता. तो कहीं ना कहीं इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट भी है, ठीक है. सो India's strategic silence is portrayed as a sign of strength, allowing to engage all sides without compromising its own interests or values. So India prioritizes pragmatic diplomacy over vocal alignments, focusing on national interest, security, and economic growth. Despite external expectations for India to condemn specific actors or conflicts, it chooses an independent stance, evident in balanced relations with Israel, Iran, the Arab world, and the western parts. India has worked to deepen ties with West Asian countries, balancing economic cooperation, energy security, diaspora concerns, and geopolitical realities. Pakistan ties with China and Iran and its role as a sponsor of terrorism remain challenges. Moreover, India's strategic diplomacy must navigate nuclear proliferation risk and recurring conflicts in West Asia. So उसके अलावा ये भी बात हो रही है that in an era of complex geopolitics,
shifts and selective outrage, India's diplomatic approach reflects confidence, caution, and pragmatism, choosing deliberate engagement over impulsive public statements, ensuring national interest remain paramount. इस तरीके से जो है बात हो रही है. अब उसके अलावा probable questions क्या आ सकते हैं? That discuss the concept of strategic silence in India's foreign policy with respect to South Asia. Quoting some examples, how does India balance its relation with conflicting nations? Examine the diplomatic and strategic challenges involved. Critically analyze the role of pragmatism in India in shaping India's foreign policy in contemporary geopolitics. इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. So next is, why are Bihar's electoral rolls being revised? Why has Election Commission of India decided to conduct a special intensive revision of electoral rolls of the entire country? Why is Bihar first? Why are some of the major contentions with the present SIR? What are the major contentions with the present SIR process, and what about the migrant workers within India? So सबसे पहले तो ये बात हो रही है कि इलेक्टोरल रोल क्या है. तो आर्टिकल 324 में ऑलरेडी मैंशनड है अबाउट द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन and control of the preparation of electoral rolls for the conduct of elections to Parliament and State Legislature that shall vest with EC, that is Election Commission. तो आर्टिकल 324, आर्टिकल 326 इम्पॉर्टेंट है. इट ऑल्सो स्टेट्स, आर्टिकल 326 जो है वो ये बोलता है कि every citizen who is not less than 18 years of age shall be entitled to be registered as a voter or elector. तो ये एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में बात कर रहा है. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है उसके बारे में बात कर रहा है. उसके अलावा द इलेक्टोरल रोल्स आर प्रिपेयर्ड बाय ईसी एज पर द प्रोविजंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950. ये मैंने आपको पहले ही स्लाइड में बताया था कि जो इलेक्टोरल रोल्स हैं दैट आर प्रिपेयर्ड विद रिस्पेक्ट टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट. ठीक है. So Section 16 of the RP Act disqualifies a non-citizen from being enrolled in the electoral roll. Section 19 requires that the person is not less than 18 years of age. So ये सब sections है. Sections देखिए important नहीं है, आपको provisions मालूम होने चाहिए basically RP Act के. ठीक है. उसके अलावा Section 20 जो है वो ये provide करता है the term ordinarily resident. So it specifies that a person shall not be deemed to be ordinary resident in constituency simply because he or she owns or possesses a dwelling or a house in such constituency. However, at such time, a person temporarily absent from his or her place of residence shall continue to be ordinarily resident therein. अब यहाँ पर ये बात हो रही है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप ओरिजिनली रहते हो दिल्ली में और आपका एक घर है पटना में, आपने ऐसे ही एक प्रॉपर्टी ख़रीद रखी है, तो आप वहाँ के एक ऑर्डिनरी जो है वो रेजिडेंट नहीं हो जाते हो. तो ये जो सेक्शन 20 है वो ये डिफ़ाइन करता है. ठीक है. वाई हैज़ SIR बीन इनिशिएटेड? सो इसका जो SIR की जो बात है वो सेक्शन 21 में लिखी गई है ऑफ RP Act दैट डील्स विद प्रिपरेशन एंड रिविजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स. ये जो सेक्शन 21 है ऑथराइज़ करता है ईसी को टू कैरी आउट स्पेशल रिविजन फॉर इलेक्टोरल रोल्स एट एनी टाइम फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड. द इलेक्शन कमीशन हैज़ नोटेड दैट there have been large scale additions and deletions to the electoral rolls over the last 20 years due to rapid urbanization and migrations. तो अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशंस भी हो रहे हैं. बेसिकली ये जो इलेक्टोरल रोल्स है ना ये रेगुलर बेसिस पे एवरी 5 years कंडक्ट होने चाहिए, क्योंकि माइग्रेशन होता है, रैपिड अर्बनाइजेशन होता है, लोग गांव से लेकर शहर तक जाते हैं, शहर से दूसरे स्टेट्स में जाते हैं लाइक दिल्ली एंड मुंबई जो एडवांस स्टेट्स हैं वहाँ पर जाते हैं, या यूटीज़ हैं वहाँ पर जाते हैं, या डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर जाते हैं. तो इस तरीके से जो है ध्यान देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को. So this has increased the possibility of duplicate entries in the roll. The commission is constitutionally obliged to ensure that only citizens are enrolled in the electoral rolls. So accordingly, the EC has decided to carry out an SIR for the entire country starting with Bihar. The last such SIR was carried out of Bihar in year 2003. Since the Bihar Assembly elections are due
in November, the EC has presently laid down with guidelines for an SIR of Bihar electoral roll with qualifying date as July 1. So during the last SIR, enumerations were sent house to house for verification with a copy of details of existing voters. However, in the present SIR, every electoral will have to submit an enumeration form to their respective booth level officers. ठीक है, यानी पहले क्या हुआ था, हर घर से घर जाकर यहाँ पर ये लोग बांट रहे थे इनुमरेशन फॉर्म जो है. अब की बार क्या हुआ, इनुमरेशन फॉर्म जो है बूथ लेवल ऑफिसर्स को सबमिट किया जाएगा. ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स क्या है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं. So there have been arguments for and against SIR made by various stakeholders. The key issues contention are summarized below. The process and time required, definitely it is a very time taking process. ठीक है, moreover there were over more than 1 lakh BLOs, nearly 4 lakh volunteers, and more than 1.5 lakh booth level agents appointed by political parties to ensure smooth functioning and implementation of the exercise. So the proponents in the support of SIR in its present form argue that SIR in 2003 was carried out in 31 days without technological support. This time also the same amount of time will be taken for the exercise. तो ये सपोर्ट वालों का है. ठीक है, काउंटर एग्रीमेंट्स आते हैं अगेंस्ट SIR दैट इन द प्रेजेंट फॉर्म स्टेट दैट it is a humongous task which involves the submission of forms by all 8 crore voters that has never been done before. Further, close to 3 crore voters would be required to submit documents establishing their date and place of birth for themselves and their parents. Migrant laborers and students may not be able to submit their enumeration forms within the deadline. So despite the presence of many field workers, there can be potential errors in inclusion and exclusions as well. So इसके बारे में बात की जा रही है. उसके अलावा एक और क्राइटेरिया आ रहा है, एक्सक्लूजन ऑफ आधार एज अ डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन. द प्रपोनेंट्स ऑफ SIR in its present form say that Aadhaar is neither a proof of date of birth nor of citizenship. The Aadhaar card itself carries a disclaimer stating that it can't be used as a proof for citizenship. So hence, in line with constitutional and legal requirements, Aadhaar has been excluded as a valid document. The list of valid documents include certificates, caste certificates, family registers and allotment land papers. तो जो अगेंस्ट में है वो ये बोल रहे हैं दैट आधार कार्ड हैज़ बिकम एन omnibus identity card for all sections of the society, especially the underprivileged who may not possess any other document. ठीक है, तो यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि इनको इंक्लूड करना चाहिए आधार कार्ड. बेसिकली शॉर्ट में ये लोग यही कह रहे हैं. ठीक है, सो फॉर्म 6 फॉर द इंक्लूजन ऑफ न्यू वोटर्स एज पर द registration electoral rules requires that Aadhaar be provided compulsorily unless the person doesn't have one. ठीक है, मतलब इसे कंपलसरी, ये जो प्रोविज़न है ये बताता है कि इट इज़ कंपलसरी. एक्सक्लूजन ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल्स. आर्ग्यूमेंट्स फॉर द SIR in its present form state that the RP Act provides that only the citizens who are ordinarily resident should be included in the electoral roll of the constituency. Migrants who have been moved away from long periods of time on account of education or employment would be included in the electoral roll of the constituency of their current residence as per the provisions of RP Act and RER. ठीक है, तो अगर आप यानी माइग्रेट किए हो कहीं पे, तो जो सपोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं वो ये है कि वो आपका जहाँ पर ओरिजिनल घर है आप वहाँ के नहीं कहलाओगे एज़ पर द EC नॉर्म्स. जहाँ पर आप प्रेजेंटली जॉब कर रहे हो वहाँ का आपका EC रोल जो है वो इनरोलमेंट में आएगा. ठीक है, फिर यहाँ पर जो अगेंस्ट में है वो टेम्प्रेरी एब्सेंटनेस की बात करते हैं. दैट डू नॉट सीज टू बी ऑर्डिनरीली
resident, many migrant workers shift to other places within state or outside the state but return at regular intervals to their place of birth or upbringing. The families and properties of such migrants may continue to be at the same location where they would want to retain their right to vote. सो येस होता है, ये बहुत से केसेस में होता होगा, आपने देखा होगा बहुत लोग वोट देने के लिए घर वापस जाते हैं, तो ये एक मेजर कंसर्न भी है. अब ये वे फॉरवर्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो ये इम्पॉर्टेंट है. So to provide an analogy, the inclusion of an ineligible name in the electoral roll is likely a guilty person going scot-free, while the exclusion of an eligible voter is akin to one innocent person suffering. Both these prospects would be blight on democracy. Therefore, electoral rolls should be thoroughly checked and verified. सबसे पहला जो proposed timelines हैं for completion of such mammoth exercise are stretched. The EC should ensure that adequate safeguards are put in place for the completion of the exercise without errors. The BLAs should actively participate to prevent errors of omission or addition. Secondly, the exclusion of Aadhaar from the list of valid documents can create issues for many, especially the underprivileged. ठीक है. After considering the ground realities during the first phase of enumeration, the EC should adequately tailor the process during the claims and objectives phase to ensure that no eligible citizen is excluded due to their inability to produce any document from the list of valid documents. Finally, migrant workers should not be removed from the electoral rolls, as that can result in significant deletions. Many such migrants have exercised their right to vote in the place of their birth or upbringing as per their choice and should continue to do so. It is pertinent to note that as per the Amendment Act of RP Act in 2010, non-resident Indians who have shifted out of India, even for long term on account of employment, education or otherwise, are entitled to register and vote in constituency in which their address per passport is located. ठीक है. So ये जो issue है of duplicate voters IDs for the same person in different constituencies should be addressed through Aadhaar seeding consultative process in March 2025. अब इसका यूपीएससी में क्या रेलेवेंस है? रेलेवेंस ये है कि जो इलेक्टोरल रोल्स है वो रिवाइज़ हो रहे हैं, तो उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो इश्यूज़ आ रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जो आधार कार्ड का जो एक्सक्लूजन है, इन सबको कैसे वे फॉरवर्ड देकर आप डील कर सकते हो. ठीक है. सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन दोगे, फिर सिग्निफिकेंस दोगे, जैसे कि इसमें दिया हुआ है उस तरीके से आप पूरा ऐसे ही लिख सकते हो. ठीक है, इन द वर्ड लिमिट. So next topic is, why has Google's AI overviews sparked an antitrust firestorm in the EU? The article discusses the antitrust storm in the EU over Google's new feature AI overviews, which displays AI generated summaries directly in search results. European publishers and content creators fear this will reduce user clicks to original websites, harming their traffic and revenue. Concerns include potential monopolistic practices, unfair competition, and lack of transparency over how AI content is generated and sourced. The European Commission may investigate under the Digital Markets Act, that is DMA, which aims to curb the market dominance of big tech. The issue raises broader debates on regulating generative AI, digital monopolies, and protecting smaller digital players. For UPSC related अगर टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है वो डिजिटल इकोनॉमी आपका आ जाता है, रेगुलेशन जो है, एंड स्पेसिफिकली विद कंटेक्स्ट ऑफ AI रेगुलेशन. ठीक है. एथिक्स एंड ट्रांसपेरेंसी इन AI, ये भी एक टॉपिक ऑफ कंसर्न है विद रिस्पेक्ट ऑफ UPSC. कॉम्पिटिशन लॉ and the impact of tech giants on media plurality and fair markets.
तो प्रॉबेबल क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? दैट एग्जामिन द चैलेंजेस पोज्ड बाय generative AI tools like Google's AI overviews on fair, competitive, and digital markets. How does the EU Digital Markets Act aim to regulate big tech companies, and what lessons can India draw for its digital economy? Now this is very important कि इंडिया क्या एक लेसन जो है वो ड्रॉ कर सकता है विथ रिस्पेक्ट टू सच इश्यूज़. ठीक है, AI ओवरव्यू टाइप के जो इश्यूज़ होते हैं उनके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से रिलेटेड क्या जो इंडिया है वो लेसन्स ड्रॉ कर सकता है. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. अब नेक्स्ट जो आपका है वो टॉपिक है कोऑपरेटिव्स मस्ट बी इंडियाज़ इकोनॉमिक बैकबोन. अब ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये जो यहाँ पर कोऑपरेटिव टर्म है वो इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, आपका आर्टिकल 19 में भी आता है. ठीक है, राइट टू फॉर्म द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. और उसके अलावा ये आपका पॉलिटी में भी कंटेंट है. ठीक है, तो इस पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, कंसेप्चुअल नोट्स बनाना है. M लक्ष्मीकांत में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. सो इस पर नोट्स बनाना है आपको. जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं विथ रिस्पेक्ट टू दैट. नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टडी फॉर निकोबार प्रोजेक्ट डाउन प्लेस अर्थक्वेक रिस्क. अब इसका जो बेसिक कंटेक्स्ट है वो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट के बारे में बात की जा रही है. दैट इज़ फॉर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट दैट डाउन प्लेस द रिस्क फ्रॉम मेजर अर्थक्वेक्स. ठीक है, एंड रेफर्स टू 2004 सुनामी एंड सीस्मिक वल्नरेबिलिटीज़ ऑफ द रीजन. उसके बारे में बात की जा रही है. दैट उसके अलावा जो है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट हाईलाइट्स के बारे में भी बात की जा रही है. दैट मल्टी कंपोनेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट ऑन इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट एयरपोर्ट टाउनशिप एंड पावर प्लांट इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड एंड स्ट्रैटेजिक लोकेशन इज़ क्लोज टू मलक्का स्ट्रेट. आप प्लीज़ मैप पे मार्क कर लीजिएगा मलक्का स्ट्रेट कहाँ है. एस्टिमेटेड कॉस्ट अराउंड ₹72,000 करोड़ किया गया है. ठीक है, अब अर्थक्वेक एंड सुनामी रिस्क के बारे में भी बात की गई है. जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया दैट निकोबार आइलैंड्स लाई इन अ हाईली सीस्मिक एक्टिव जोन. 2004 में अर्थक्वेक आया था दैट लेड टू मैसिव सुनामी इम्पैक्ट्स. सो EIA जो है वो असर्ट करता है दैट देर आर रिस्क इन फ्यूचर ऑफ सुनामीज दैट मे नॉट मैच 2004 मैग्नीट्यूड. ठीक है, cites historical record suggestions of 1-2 major events in 10,000 years, and there's a warning also. Critics they warn of underestimation of risk in for high investment infrastructure. अब environmental concerns भी आ जाता है दैट पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन यूनिक बायोडाइवर्सिटी एंड इंडिजिनस ट्राइब्स, उन पे भी इफेक्ट पड़ेगा. उसके अलावा रिस्क टू कोरल रीफ्स, फॉरेस्ट एंड फ्रेजाइल ecosystems and long term sustainability versus strategic and economic interest debate, ये सब आ जाता है. ठीक है, अब UPSC के रिलेवेंस में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं दैट डिस्कस द इन्वायरमेंटल एंड स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस ऑफ द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट. या ये पूछ सकते हैं दैट हाउ शुड डिज़ास्टर रिस्क असेसमेंट इन्फ्लुएंस हाउ शुड डिज़ास्टर रिस्क असेसमेंट इन्फ्लुएंस लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव रीजन्स. उसके अलावा ये भी पूछ सकते हैं दैट एग्जामिन द चैलेंजेस ऑफ बैलेंसिंग स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट विद इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इन इंडियाज़ आइलैंड टेरिटरीज़. तो इस तरीके से पूछ सकते हैं. और ये पूछ सकते हैं दैट प्रीलिम्स में ये पूछ सकते हैं दैट ग्रेट निकोबार इज़ प्राइमरीली लोकेटेड क्लोज टू विच इम्पॉर्टेंट मैरीटाइम रूट. ठीक है, so that is Malacca Strait. I am telling you Malacca Strait is very important. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. So that's all for the day. Here I end my analysis. I request you to like, subscribe and share my channel. और जिनको भी पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए मैं अपना लिंक प्रोवाइड कर दूँगी ऑफ टेलीग्राम चैनल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें वहाँ पर डायरेक्टली. Thank you and have a nice day. I request you to subscribe my channel.